हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपके एजुकेटर ज्योति। आज इस वीडियो में हम डीबीटी जेआरएफ के कट ऑफ एनालिसिस करने वाले हैं। ये जो कट ऑफ है ये लगभग जो है मैंने 6 साल का एक्यूरेट बेसिस पे लिया है। 6 साल के कट ऑफ को जो है हम एक तरीके से एज एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि इन 6 सालों में कितना कट ऑफ गया है कैटेगरी वाइज। अब ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कट ऑफ से हमको ये आइडिया लग पाएगा कि हमें कितना स्कोर करना चाहिए हमारे आने वाले 2025 के डीबीटी जेआरएफ एग्जामिनेशन में। क्योंकि जब भी आप कट ऑफ को एनालाइज करते हैं आपको आइडिया मिलता है कि कितना स्कोर किया जा सकता है या कितना सेफ साइड का स्कोर हो सकता है। ठीक है, तो जो मैं अभी एनालिसिस करने वाली हूं ना वो आप भी अपने एंड से कर सकते हैं। अब देख सकते हैं मैंने अपने सामने यहाँ पे 2023 का जो है कट ऑफ का एक जो पीडीएफ है वो एक तरीके से ओपन करके रखा है। ये आपको डीबीटी की वेबसाइट पे ही मिल जाएगा। 2024 का भी कर लिया है मैंने, 2022 का, इसके अलावा 2021 का। इसी तरीके से करके जितना भी जो एनालिसिस है ना वो आप आराम से कर सकते हैं। तो मैंने जो है यहाँ पे लगभग 2019 से जो है, ठीक है, 2019 से लेकर 2024 तक का मैंने एनालिसिस यहाँ पर किया है। तो 2019 तक का आपको इजीली मिल जाएगा डीबीटी की वेबसाइट पे। 2019 के बाद जो है कहीं कहीं पे अवेलेबल है, किसी मतलब कि डायरेक्टली डीबीटी की वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। मेरिट लिस्ट अवेलेबल है, कट ऑफ लिस्ट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए आप डायरेक्टली गूगल पे सर्च करेंगे तो गूगल भी आंसर दे रहा है एआई का इस्तेमाल करके। तो उस एआई के इस्तेमाल करके जो है मैंने 2018 और 2017 का जो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो मैंने समहाउ वहां से निकाल लिया है। अब अगर हम इस कट ऑफ लिस्ट को देखते हैं ना, मैं आपको चलिए एक बार बता देती हूँ किस तरीके से देखना है। ये आप देख सकते हैं, ये 2023 का है। ठीक है, अब इस कट ऑफ लिस्ट को अगर आप देखते हैं तो इन्होंने कट ऑफ जो है कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 में निकाला है। इनिशियली आप देख सकते हैं कि ये जो है इन्होंने परसेंटेज वाइज में भी निकाला है और मार्क्स के बेसिस पे भी निकाला है। दोनों के लिए निकाला है, कैटेगरी 1 कैटेगरी 2। मेक श्योर आपका नाम अगर कैटेगरी 1 में आता है तो आप जेआरएफ क्वालिफाई हो जाते हैं और आपको अपना फेलोशिप मिलता है। कैटेगरी 2 में आता है तो आप प्रोजेक्ट के लिए एलिजिबल होते हैं बट आपके पास अपना खुद का कोई फेलोशिप नहीं होता है। यानी जिस भी इंस्टीट्यूट में आप खुद को एडमिट करेंगे वहां पे जो है आपको जिस मतलब डीबीटी फंडेड प्रोजेक्ट पे जो है आपको मेनली इनरोल किया जाएगा आफ्टर इंटरव्यू। और आपका जो दैट इज फेलोशिप रहेगा ना वो समहाउ जेआरएफ या गेट के बराबर ही रहेगा। ठीक है, तो जितना कैटेगरी 1 वालों को मिल रहा है उतना कैटेगरी 2 वालों को भी मिलता है। लेकिन कैटेगरी 1 वालों को बेनिफिट ये होता है कि ये इनका खुद का फेलोशिप होता है। लेकिन आपको जो यानी कैटेगरी 2 वालों को जो फेलोशिप मिलेगा वो इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलेगा, वो भी वो इंस्टीट्यूट को जहां पे डीबीटी फंडेड प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो ये आपका अपना फेलोशिप नहीं होता है, आपको इंस्टीट्यूट से फंड किया जाता है या फिर वो प्रोजेक्ट से फंड किया जाता है। ठीक है, लेकिन जो अमाउंट होता है वो इक्वल होता है। दूसरा ये है कि कैटेगरी 1 का इस्तेमाल करके आप इजीली पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेते हैं तो। जबकि कैटेगरी 2 में क्या केस है, कैटेगरी 2 में यहाँ पे हो जाता है लक की बात। इन जनरल तो कैटेगरी 2 वालों को पीएचडी में जो है नहीं लिया जाता है, सिर्फ कैटेगरी 2 के मार्क्स के बेसिस पे, क्योंकि आपका ये खुद का फेलोशिप नहीं है। लेकिन कुछ कुछ इंस्टीट्यूट कैटेगरी 2 वालों को भी पीएचडी में ले लेते हैं, बट ये इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट वैरी करता है। कितनी बार होता है, जैसे मान लीजिए आपने किसी मेंटोर से ऑलरेडी बात करके रखा है और वो विलिंग है कि हाँ भाई आप ही जो है उनके लैब को ज्वाइन करें, तो इन दैट केस आपका कैटेगरी 2 अगर क्लियर हो जाता है ना तो इस टाइप के लैब में आपको एंट्री मिल जाती है जहां पे आपकी बातचीत पहले से ही चल रही होती है। ठीक है, तो क्योंकि देखिए आपके ऊपर रिस्क लेने के लिए वही मेंटोर रेडी रहेगा जो आपको पहले से जानता है। तो ऐसे केसेस में देखा गया कि कैटेगरी 2 वालों को, गेट वालों को पीएचडी में ले लिया जाता है और कहा जाता है कि मीनवाइल जो है तुम पीएचडी करते हुए जो है कोई जीआरएफ एग्जामिनेशन निकाल लो ताकि तुम्हारी खुद की फेलोशिप हो जाए। तो ये चीजें थोड़ी बहुत वैरी करती हैं, लेकिन मतलब जैसे बोलते हैं ना यूनिवर्सली देखा जाए तो कैटेगरी 2 वाले खुद को फेलोशिप के बेसिस पे पीएचडी में एनरोल नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये उनका खुद का फेलोशिप नहीं होता है। तो ये मैंने कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 का आपको फंडा समझा दिया कि किस तरीके से होगा। लेकिन अगर कैटेगरी 2 वाले प्रोजेक्ट में जाते हैं तो उनको फेलोशिप बिल्कुल वही मिलती है जो जेआरएफ वालों को मिलती है, लेकिन आप प्रोजेक्ट पे पोस्टेड होते हो। और मीनवाइल अगर आपने मान लीजिए जेआरएफ निकाल लिया तो हो सकता है आपके उस प्रोजेक्ट को पीएचडी में कन्वर्ट कर दिया जाए। बट ये सारी बातें इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट वैरी करती है, मेंटोर टू मेंटोर वैरी करती है। ठीक है, तो ये आपको अपने हैंड से हैंडल करना होता है। मैं आपको वो सिनारियो बता रही हूँ जो सिनारियो मैंने मतलब कि हमारे सीनियर के केस में, जूनियर के केस में या हमारे जो लैबमेट्स थे उनके केस में जो मैंने सिनारियो ऑब्जर्व किया है, मैं उसके बेसिस पे आपको ये बातें बता रही हूँ। तो ये हो गई कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 की बात। अब मैंने क्या किया है देखिए, अब हर एक
ईयर का डायरेक्टली कट ऑफ बताना थोड़ा सा इस तरीके से डिफिकल्ट होगा, जैसे कि मान लीजिए 2023 का हो गया, 2024 का, 2022 का, 2021 का। तो मैंने क्या किया है, एक पीडी मतलब कि एक अपनी तरफ से जो है यहाँ पे मैंने एक स्लाइड बना लिया है, ठीक है, जिसमें कि मैंने ईयर वाइज सारे कट ऑफ को रखा है। अब जो हम एनालिसिस करने वाले हैं ना, ये बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपको ये बताएगा कि आपको एक्चुअल में डीबीटी में कितना स्कोर करना चाहिए फॉर द सेफ साइड, ठीक है। और अगर यहाँ तक आपको वीडियो यूजफुल लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपके लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और भी कुछ अच्छा कर पाते हैं, ठीक है। बिकॉज इस टाइप की वीडियो बनाने में ना बहुत टाइम लगता है, जिसमें कि वैरायटी ऑफ ईयर के पेपर को दैट इज एनालाइज करो, उसके बाद क्वेश्चन का एनालिसिस लेकर आओ या कट ऑफ एनालिसिस करो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कैटेगरी 1 का केस, जिसमें कि अगर आपका नाम आता है तो आप जेआरएफ की तरह रिगार्ड किए जाते हो। तो कैटेगरी 1 में अगर देखा जाए तो 2017 से लेकर 2024 के मैंने कट ऑफ रखा है। अगर आप ध्यान से देखें, पहले मैं अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर रही हूँ, ज्यादातर केसेस में अनरिजर्व कैटेगरी को ही लेकर बात करूंगी। बाकी आपकी जो भी कैटेगरी है उस कैटेगरी वाइज आप कट ऑफ को देख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अनरिजर्व वालों के लिए देखिए, 2017 में ये कट ऑफ गई थी 160, 2018 में 141, 2019 में 181, 2020 में अभी तक का सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गया है जो कि है 236, 2021 में 194, 2022 में 186, 2023 में भी ये कट ऑफ हाई गई दैट इज 221 और 2024 में 216। अब मैं आपको बता दूं, पेपर जैसे कि आपको पता है पेपर जो है 2 पार्ट में होते हैं, ठीक है। पेपर आपका 2 पार्ट में, यानी कि आपका जो पूरा पेपर होता है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, दैट इज पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आप इसको पार्ट ए और पार्ट बी कह सकते हो। पार्ट ए में जो है 50 क्वेश्चन आते हैं और आपको 50 के 50 करने होते हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है और यानी कि ये कितना हो गया, ये हो गया 150 मार्क्स का पूरा, यानी पार्ट 1 जो है 150 मार्क्स का हो गया। पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 2 में आपको 150 क्वेश्चंस मिलते हैं, एनी 50 करना होता है और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे भी आपके बन जाते हैं 150 मार्क्स, ठीक है। तो 150 150 टोटल कितने हो गए, ये हो गए 300 टोटल। यानी ये जो नंबर आपके आए हैं ना, कट ऑफ जो आया है, ये कितने में आया है, आउट ऑफ 300 में से इतना कट ऑफ आया है। और टोटल क्वेश्चन कितने पूछे जा रहे हैं, टोटल क्वेश्चन यहां पूछे जा रहे हैं आपके 200 क्वेश्चन, जिनमें से आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, ऑल 50 फ्रॉम पार्ट ए एंड ओनली एनी 50 फ्रॉम पार्ट 2, ठीक है। ये चीजें करनी है। अब ये क्या हो गया, आपको पेपर का पैटर्न समझ में आ गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कट ऑफ गया है 300 में से, वो किस तरीके से वैरी कर रहा है फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। तो अभी तक जो 2017 से एनालिसिस अगर देखें हम, 2017 से लेकर 2024 तक, तो ये लगभग जो हो जा रहा है हमारे पास 8 साल का कट ऑफ हो जा रहा है, राइट, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। तो ये जो कट ऑफ आपको मिल रहा है वो हमको ये बता रहा है कि 2020 का जो कट ऑफ था वो अनएक्सपेक्टेड हाई था। मतलब जनरली इतना कट ऑफ देखिए किसी भी ईयर में नहीं देखने को मिल रहा है, राइट। तो यानी कि अगर हम यहाँ पे एक जनरल कैटेगरी, क्योंकि देखिए जनरल कैटेगरी का जो नंबर, जो कट ऑफ हम इवेलुएट करते हैं ना, वो हाईएस्ट होता है, मतलब उससे ज्यादा ऊपर कट ऑफ नहीं जाती है, राइट। तो अगर मैं इस अनएक्सपेक्टेड को एक एक्सेप्शनल केस मानती हूं, तो अगर देखा जाए तो अभी तक का हाईएस्ट जो अनएक्सपेक्टेड को छोड़ दिया जाए तो 221 है, यानी 221 है। यानी कि यहां पर अगर हम देखना चाहें तो अगर आप दैट इज 230 का टारगेट रखते हो, यानी कि 300 में से अगर 230 आपके फाइनल स्कोरिंग होती है, फाइनल स्कोर यानी कि नेगेटिव्स को हटा के, तो अगर इतनी स्कोरिंग हो जाती है तो देयर विल बी अ हाईएस्ट चांसेस टू क्वालिफाई डीबीटी जेआरएफ फॉर द अनरिजर्व कैटेगरी। एक्सेप्शन की मैं बात नहीं कर रही हूँ, बिकॉज देखिए कट ऑफ हाई जाने का मतलब हो गया शायद पेपर इजी आया था, इस वजह से कट ऑफ जो है अनएक्सपेक्टेड हाई गई है। इनफैक्ट सारी ही कैटेगरी में देखिए कट ऑफ भयंकर हाई गई है 2020 में, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी हो, कोई भी कैटेगरी देख लीजिए, सारे ही मतलब की कैटेगरी में उस ईयर यानी 2020 में जो है कट ऑफ बहुत हाई गई है। लेकिन अगर सेफ साइड के लिए देखा जाए कि हाँ भाई हम कितना स्कोर करें, तो देखिए 2017 में जो है ये 160 थी, 2018 में लगभग 141, 2019 में 181, 2021 में 194, 2022 में 186, 2024 में जो है 216 आई है। इसीलिए मैं आपको 220 भी नहीं कह रही हूँ,
क्योंकि 220 अगर रहा और ये 2023 वाला या 2020 वाला केस हो गया तो फिर तो अटक जाएंगे हम वहां पे। इसीलिए आपको जो सेफ साइड्स की स्कोरिंग करनी है ना वो 230 करनी है। अब इसमें अगर एक्सेप्शनल केस हो जाता है कि 232 अगर कट ऑफ चली जाए तो उसका कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन जो पेपर एनालिसिस देखकर हमको समझ में आ रहा है कि आपको कोशिश करना है कि आपकी जो फाइनल स्कोरिंग हो फॉर अनरिजर्व कैटेगरी वो 230 रहनी चाहिए। इनफैक्ट मैं तो कहूंगी सारी ही कैटेगरी के स्टूडेंट 230 को टारगेट बना के चले, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, क्योंकि कट ऑफ कभी भी फ्लक्चुएट हो सकती है। तो फिलहाल को अगर देखा जाए मतलब कि जो ट्रेंड चल रहा है, जैसे कि ईडब्ल्यूएस में देखिए 2019 में 175, फिर 20 में 213, 2021 में 166, उसके बाद 163, 194, 190, 96, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कहीं भी 200 क्रॉस नहीं की है ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में, सिवाय 2020 के जो कि अनएक्सपेक्टेड हाई था। ओबीसी की बात करें तो यहाँ भी देखिए 200 क्रॉस नहीं किया है, तो लगभग आप 200 को टारगेट कर सकते हैं, बट ये वाला अगेन अनएक्सपेक्टेड हाई था। एसटी कैटेगरी को देखा जाए तो यहाँ पर जो है 180 तक आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। एससी वाले जो है 180 तक का टारगेट बना सकते हैं। नेक्स्ट एसटी वाले को लिए देखिए ये भी जो है 180 का टारगेट बना सकते हैं। पीडब्ल्यूडी के लिए भी सेम केस है, वो आप 180 का टारगेट बना सकते हैं। अच्छा, टारगेट बनाने का मतलब हो गया नेगेटिव वगैरह हटा के इतने नंबर बनने चाहिए। तो 150 मार्क्स तो आपको पार्ट ए के लिए दिया जा रहा है, 150 मार्क्स पार्ट बी के लिए दिया जा रहा है। अब आपको डिसाइड करना है, आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका जो एग्जाम है इफ आई एम नॉट रॉन्ग मई में रखा गया, शायद 13 मई को रखा गया है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। 13 मई 2025 को जो है आपका एग्जाम का डेट रखा गया है। तो अभी चल रहा है मार्च अप्रैल में, यानी मोर और लेस अगर रफली देखा जाए ना तो आपके एग्जाम में 2 महीने का टाइम बाकी है। अब 2 महीने के टाइम में हम कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो कर नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम की भी लिमिटेशन है। तो उस बेसिस पे आप ये डिसाइड कीजिए, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाइए कि किस तरीके से चलें कि यस हमारे पास 230 की फाइनल स्कोरिंग चली है। 230 फाइनल स्कोरिंग मतलब कि नेगेटिव्स हटा के, मतलब नेगेटिव वगैरह हो गए हैं उसके बाद आपकी 230 बन रहे हैं। और अगर आपको कोई प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए या स्कोरिंग स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी किस टाइप की वीडियो लाने का, जिसमें कि हम बात कर सकें कि आपके 230 को हम कैसे फिक्स कर पाए, क्या स्ट्रैटेजी लेकर चलना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको सिलेबस एनालिसिस बताया था, आपने देखा कितना ह्यूज सिलेबस है। पार्ट 1 वाला या पार्ट ए वाला जो पोर्शन है वो तो फिर भी डील करने लायक है, क्योंकि उसमें मैक्सिमम सीएसआर का पोर्शन है। पार्ट 2 में जो है लगभग 30 या 40% ही सीएसआर का पोर्शन है, बाकी 60 टू 70% नया पोर्शन है। तो अगर आप चाहते हैं कोई स्ट्रैटेजी वीडियो, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी वीडियो तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में। कोशिश करूंगी कि कैसा स्ट्रैटेजी डिजाइन किया जाए जिसको इस 2 महीने में फॉलो करना पॉसिबल हो और जिसके द्वारा 230 मार्क्स स्कोर करना पॉसिबल हो। ओके, एक टास्क मैं आपके लिए देती हूँ, क्योंकि इतनी सारी एनालिसिस मैं अगर आपके लिए कर सकती हूँ तो आप अपने लिए तो बिल्कुल कर सकते हैं, राइट। तो एक टास्क मैं आपको देती हूँ, आप जो है पिछले 2 से 3 साल का पेपर निकालकर एक बार चेक कीजिए कि पार्ट 1 में जो है, जिसमें कि 50 में से 50 क्वेश्चन करने होते हैं, उसमें कितने क्वेश्चन सीएसआईआर के सिलेबस से आए हैं और पार्ट 2 में कितने क्वेश्चन सीएसआर के सिलेबस से आए हैं। जितने भी क्वेश्चन सीएसआर के सिलेबस से आए हैं और वो डील करने लायक है, उन क्वेश्चंस को काउंट कीजिए और उसके बाद कितने क्वेश्चन आए हैं। जैसे एग्जांपल के लिए रफ आइडिया ले लेती हूँ कि मान लीजिए जो है 20 क्वेश्चन आपको मिले तो 20 इंटू 3 कीजिए, ठीक है, और देखिए कि यहाँ कितना नंबर बन रहा है। उससे आपको आइडिया लगेगा कि यस डीबीटी का क्वेश्चन पेपर आज की डेट में, अभी की डेट में जो है कितना स्कोरेबल है आपके लिए, क्योंकि अभी आप सीएसआर का एग्जाम दे चुके हो, राइट। इसके अलावा गेट का एग्जाम दे चुके हो, तो अभी आपके पास काफी नॉलेज है। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी नॉलेज लिए बिना बैठे हो। और काफी बच्चे तो बार्क का एग्जाम दे चुके हैं, तो बार्क, डीबीटी, इसके अलावा बार्क, सीएसआईआर, गेट, ये सब तीनों एग्जाम आप दे चुके हो अभी फिलहाल में, तो आपके पास तो अच्छा खासा नॉलेज गैदर हो गया होगा। तो उस नॉलेज के बेसिस पे मैं आपको ये एक टास्क दे रही हूँ कि 2023 और 2024 के पेपर को ओपन करके देखिए और देखिए कि पार्ट ए में कितने सीएसआईआर के सिलेबस से क्वेश्चन आए हैं और पार्ट बी में कितने सीएसआर के सिलेबस से क्वेश्चन आए हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन गिनिए, उसको 3 से इंटू कीजिए और देखिए कि टोटल मार्क्स कितना बन पा रहा है। उससे आपको आइडिया लगेगा कि 300 के पेपर में आपके लिए नोन एरिया, यानी आपका जाना पहचाना हुआ एरिया कितना है और आप कितना स्कोरिंग आज की डेट में कर पा रहे हो। इससे आपको आइडिया लगेगा कि आपको और कितना पॉलिश करना है अपने कंसेप्ट को।
तो ये दो काम आप कीजिए ताकि आपको एक आइडिया लगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो ये हमने देख लिया किसका, जीआरएफ का कट ऑफ देख लिया। उसके बाद एससी का भी मैंने बता ही दिया, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ये सब जो है 180 का टारगेट बना सकते हैं। बाकी एनालिसिस आप देख लीजिए ईयर वाइज कैसे वैरी कर रहा है। कमिंग टू दी कैटेगरी 2, अब कैटेगरी 2 में अगर हम देखें तो 2017 में 152 थी अनरिजर्व, 135, 171, 227, ये देखिए इतने नंबर पे तो भाई बाकी सभी साल में जो है डीबीटी जीआरएफ क्लियर हो रहा है, यहाँ पे इन्होंने कैटेगरी 2 में ये दैट इज अ नंबर डाल के रखा है, तो आप समझ सकते हैं कितना हाई गया था कट ऑफ 2020 में। उसके बाद 2021 में 188 हो गया, 2022 में 180, 2023 में 215। ओके देखिए ये भी हाई गया है। 2023 में देखिए, मैं 2023 को भी हाई कट ऑफ ईयर मानूंगी क्योंकि यहाँ पे भी कट ऑफ अनएक्सपेक्टेड ही हाई गया है, इतना कट ऑफ हाई बाकी समय नहीं देखने को मिल रहा है। 2024 में ये 210 गया है, ठीक है। तो अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग को हाई स्कोरिंग रखनी पड़ेगी। 2030 2000 सॉरी 230 235 का आप टारगेट बनाइए। इनफैक्ट मैं तो कहूंगी अगर आपको बोलते ना 1% रिस्क को भी अवॉइड करना है तो आई विल सजेस्ट कि आप 240 का कट ऑफ ले लीजिए, मतलब 240 का आप टारगेट ले लीजिए, क्योंकि अभी तक का एक्सेप्शनल केस रहा है 236। आप 240 का अगर टारगेट कर लेते हैं तो वो एक्सेप्शन केस को भी आप फेल कर देंगे, ठीक है। तो देखिए ये बीइंग एन एजुकेटर फ्रॉम द लाइफ साइंस कैटेगरी, ये मेरा सिर्फ आप लोगों के लिए सजेशंस है कि आप क्या कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या, क्योंकि जैसा भी है जो भी है, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे किसी भी स्टूडेंट का 2 नंबर से रह जाए एग्जाम, 3 नंबर से रह जाए, क्योंकि अभी हमारे हाथ में क्या है, अभी हमारे हाथ में सब कुछ है, मतलब हम कोशिश कर सकते हैं, हम स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि अभी ना पेपर हुआ है और ना ही हमने कोई ब्लंडर क्रिएट किया है अभी तक। तो अभी सब कुछ ठीक करना पॉसिबल है, लेकिन एक बार अगर एग्जाम हो जाए, एक बार परफॉर्मेंस गड़बड़ हो जाए या नंबर कम हो जाए, तब उसको सुधारना बहुत मुश्किल है। तो अभी जो हम कर सकते हैं कर सकते हैं। तो फॉर ऑल द जनरल कैटेगरी स्टूडेंट आई विल सजेस्ट देम टू 230 तो मैंने कहा ही है, बट क्योंकि ये अगर एक्सेप्शनल कैटेगरी वाला केस ले लिया जाए, 236 वाला कट ऑफ वाला अगर केस ले लिया जाए, तो आई विल सजेस्ट आप 240 टारगेट कर लीजिए, क्योंकि अभी सब कुछ पॉसिबल है, अभी सब कुछ करेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। बाकी तो आपका अपना फैसला होगा कि आप क्या करना चाहते हैं। मैंने इन जनरल 230 रखा है, बट सेफर साइड के लिए, ताकि हम उस हाईएस्ट कट ऑफ वाले ईयर को भी मात दे सके, उसके लिए मैंने आपको 240 का भी सजेशन दिया है कि आप 240 का फाइनल स्कोरिंग टारगेट कर लीजिए, ताकि वो एक्सेप्शनल केस भी हम अवॉइड कर सकें। बाकी तो आपके ऊपर है, आपका अपना डिसीजन होगा वो। बाकी देखिए यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो कैटेगरी 2 है, जिसमें कि ऑब्वियसली जीआरएफ नहीं मिलेगा, प्रोजेक्ट मिलेगा आपको, डीबीटी फंडेड प्रोजेक्ट में आपको मौका मिल सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि कैटेगरी वाइज जो है कट ऑफ लगभग जो है 200 से नीचे ही चल रही है। आप देख रहे हैं कहीं भी 200 स्कोर नहीं करना पड़ रहा है। वही एक्सेप्शनल साल जो था 2020 और 2023, उसमें 200 का आपको नंबर दिख रहा है, बाकी सब जगह जो है 200 से कम ही है। तो लेस देन 200 अगर होता है तो चांसेस हैं कि आपका कैटेगरी 2 में नाम आ जाए। और बाकी जो अदर कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स है, जैसे कि ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, दैट इज फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी, ये सारी कैटेगरी के यहीं पे देखिए सारा का सारा डिटेल देकर रखा है, तो आप उससे एक रफ आइडिया ले सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, हम एक ट्रेंड को जो है, ट्रेंड को स्टडी कर सकते हैं अपना अगला टारगेट बनाने के लिए, लेकिन वो टारगेट हमारा एकदम एक्यूरेट हो वो जरूरी नहीं है। इसीलिए हमेशा अपने हाथ में ना +5 या +10 का बोलते हैं ना बेनिफिट जरूर रखा कीजिए। जैसे हमने 230 कहा है, ये मैं आपको डेडली टारगेट कह रही हूँ, क्या ये टारगेट हर हाल में बनाना है 230 का। लेकिन अगर आप स्मार्ट इनफ हुए और अगर आप सोच रहे होंगे ये सारे के सारे ट्रेंड को देख के कि किस तरीके से कट ऑफ जो है वैरी कर रहा है, तो आप अपने एंड से ही खुद 10 मार्क जो है बेनिफिट का हाथ में लेकर चलेंगे कि यस मैम ने 230 का है लेकिन मैं 240 टारगेट करूंगा। क्या भरोसा कब कट ऑफ कितना चला जाए। वैसे भी आजकल बच्चे जो है बहुत ज्यादा पढ़ने लगे हैं। अब जिस वजह से आपको सीधी सी बात है पेपर इजी आया या टफ आया, स्टूडेंट के परफॉर्मेंस पे भी ये चीज डिपेंड करती है कि कट ऑफ हाई चला जाएगा, राइट। और आजकल पहले की तरह केसेस नहीं रह गए। अभी आजकल बच्चे भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं, पढ़ रहे हैं, उस पर टाइम लगा रहे हैं, तो सीधी सी बात है दे आर गोइंग टू परफॉर्म वेरी वेल इन द एग्जामिनेशन। और अगर वैसा होता है तो कट ऑफ हाई जानी ही जानी है हर हाल में, राइट। तो उस बातों का भी ध्यान रखा कीजिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको एक रफ आइडिया मिल गया होगा कि यस कितने का टारगेट बनाए। 230 तो मैंने कहा ये, बट फिर भी आप +10 का बेनिफिट हाथ में रख सकते हैं। 230 से लेकर 240 का टारगेट बनाइए, तब जाके जो है डीबीटी एग्जाम क्लियर होने के हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की जरूरत हो कि यस पार्ट ए और पार्ट बी में कैसे क्या किया जाए, तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और मेरी कोशिश अगर पसंद आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में जो है
अपने फीडबैक दे सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच। विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।